हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सही सलामत होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कांग्रेस का नया रिलीज्ड घोषणा पत्र। आपको सबको पता है कि अप्रैल अप्रैल में जून में हमारे जनरल लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, और सभी जो हमारे नए वोटर्स हैं और एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं जो कि कई पूरे भारत में भारतीय कोने में बसते हैं, वो सब अपना वोट देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का उसको अच्छी तरह से वो पढ़ें, जाने कि उनका क्या प्लान है। जो सरकार आएगी वो क्या क्या सुविधाएं आपके लिए ला सकती है, क्या क्या चेंजेस करेगी वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी पार्टी को जिसको आप सपोर्ट करते हैं, जिसको आपने मन बना लिया है कि वोट देने वाले हो, उसको ज़रूर पढ़ें। तो मैंने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस मैनिफेस्टो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है न्याय पत्र कांग्रेस मैनिफेस्टो 2020। ये इंग्लिश में है, तो मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप भी इनके वेबसाइट में जाकर ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये टोटल 52 पेजेस का है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स चलो इसके टेबल ऑफ कंटेंट में चलते हैं। ये इनका टेबल ऑफ कंटेंट है। तो अगर आप ब्रीफ में देखो, तो इसमें सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि वो सोशल जस्टिस के लिए क्या करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे, युद्ध के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, जो वर्कर हैं, चाहे वो पढ़े लिखे वर्कर हो, एमएनसी में काम करने वाले, या गिग वर्कर हो जो कि सफाई वगैरह, या फिर ड्राइविंग का कैब ड्राइविंग, या छोटे मोटे काम मध्यम लेवल पर या डिलीवरी जैसे काम करते हैं, उनके लिए क्या करेंगे। फिर जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसकी रक्षा कैसे करेंगे वो, जो हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी हमारे सीपीआई है या इस तरह की जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एक तरह से हमारे संविधान के अंदर काम करते हैं। जो कि आजकल ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन इन्होंने बोला है कि कैसे उनको वो काम, कैसे वो उनको टैकल करेंगे, उसमें जो इश्यूज हैं कैसे उनको हटाएंगे। और नेक्स्ट सेक्शन में सेक्शन 7, इसमें ये बात करते हैं कि हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज एक बहुत ही मस्ट बोलता हूँ ज़रूरी चीज़ होती है, जिससे ये आने वाले सालों में किस तरह से वो अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो ये प्लान कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, जो भी ये मन बना रहे हैं, उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये पॉलिसी के जरिए ही किया जाता है। तो उसमें इन्होंने बता रखा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी, हमें अर्थव्यवस्था की पॉलिसी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है इतना बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे वो टैकल करेगी। टैक्सेशन या टैक्स रिफॉर्म्स में क्या क्या बदलाव करने वाली है। डिफरेंट तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं, बी इट सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट इंडस्ट्री, उनको वो कैसे करेगी ये टैकल। हमारे रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, इन चीज़ों के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात किया जाता है। अ, आठवां बताता है कि फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरह से ये ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि स्टेट में अलग इलेक्शन होते हैं, लोकसभा में जनरल इलेक्शन अलग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टी की सरकार हो सकती है, और इनके बीच काफ़ी टसल होता है, खासकर मॉनेटरी जो मनी चाहिए होता है एक स्टेट को चलाने के लिए, वो फंड चाहिए होता है, उस फंड को रोकने में वो दिक्कत आ जाती है। कई बार जानबूझ के रोक दिया जाता है, कई बार जानबूझ के प्रोसीजर में फंसाकर इसको डिले करते हैं, ताकि जो भी सेंटर या फिर स्टेट अच्छा काम कर रही है वो ना कर पाए। बाय द वे, जो फ्लो होता है वो सेंटर में जो होते हैं उनका हमेशा ज़्यादा चलता है, उन्हीं को ही पावर माना जाता है। अगर उन दोनों में, सेंटर और स्टेट में, कोई दुविधा हो, तो जिसकी जाती है एंड में, वो सिर्फ सेंटर की ही मानी जाती है। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि सेंटर कंट्रोल करता है सभी स्टेट्स को। तो अगर वो चाहे फंड को डिले करना तो कर सकता है, जो कि ऐसा होता भी है। अगर आप ट्रेंड देखोगे, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर सेंटर और स्टेट में कोई फर्क नहीं आता, उतना कोई लड़ाइयाँ नहीं होती। लेकिन अगर स्टेट में कोई और पार्टी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आता है। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि खाली बीजेपी है,
अगर कांग्रेस में होते तो शायद वो भी ऐसा ही करती। हालांकि पास्ट में अगर डेटा कंपेयर करोगे तो कांग्रेस में ऐसी घटनाएं कम हुई हैं। बट अगर आप करंट डेटा को देखो, करंट ट्रेंड को देखोगे, तो ये लगभग हर स्टेट में हुआ है जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर टसल रहा है सेंटर के साथ। हमेशा मशक्कत करनी पड़ती है स्टेट को फंड निकलवाने में सेंटर से। करंट अगर उदाहरण लेना चाहो तो आप साउथ वाले स्टेट्स का देखो। साउथ वाले स्टेट में खासकर कर्नाटका। कर्नाटका एक, क्योंकि एक टेक हब सिटी है, वहाँ से जो टैक्स निकलता है सेंटर के लिए वो सबसे ज़्यादा होता है। जबकि उनको जो मिलता है उसके मुकाबले में रिटर्न में वो इतना, उसका रेशो इतना बेकार है, जिस कारण से वहाँ के मंत्रीगण बार बार ये बात संसद में उछालते हैं कि जिस हिसाब से, जिस रेशो में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उस रेशो में इनको फंड नहीं मिलता वापस में। इससे नुकसान किसका होता है? स्टेट का नुकसान होता है। खासकर स्टेट में रहने वाले लोगों का नुकसान होता है, जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती फंड के अभाव में। नेशनल सिक्योरिटी, जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारे पड़ोसी हैं, वो सारे के सारे इंडिया पे आंख जमाए बैठे हुए हैं। नीचे जाओ तो श्रीलंका दुश्मन है। अ, पश्चिम में आपका ये, आपका पाकिस्तान। और अगर नॉर्थ में जाओ तो चाइना आंख लाए बैठा है। और थोड़ा उधर से नीचे जाओ तो आपका श्रीलंका जैसे देश भी, जो कि एक चुद्दी सा देश है, वो भी आंखें दिखा रहा है। इवन मालदीव, जो कि पूरे भारत की चंदों पर जिंदा रहा था, वो भी आंख दिखा रहा है। तो हमारे जो रिलेशन बीजेपी के अंडर रहे हैं वो बहुत ही बेकार हो गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी पर कांग्रेस ने काफ़ी कुछ यहाँ पर बोला है कि किस तरह से वो अपने डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे। एनवायरनमेंट, जो कि आप जानते हो कि किस तरह से आजकल बाढ़, भूकंप ये सब आते रहते हैं। ये डिजास्टर क्यों आ रहे हैं? ये जितने नेचुरल, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आती इसलिए है क्योंकि जो हमारा रिसोर्स है वो सीमित है, और उसको हम जबरदस्ती इतना ज़्यादा यूज़ करने में लगे हुए हैं पॉपुलेशन की वजह से। जो पॉपुलेशन बूम हुई है उसकी वजह से उस पर बुरा असर पड़ता है, और उसका खाम जाना वहाँ के लोकल लोगों को उठाना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने 10th में बता रखा है, 10th वाले सेक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने इंट्रोडक्शन में बस इतना ही बताया है कि किस तरह से जो कांग्रेस है, 138 ईयर्स की जर्नी रही है इनकी। और जो इनकी आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। और महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्हीं को ये अपना प्राइम सोर्स मानती है अपने काम को। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, जिसको मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। वी reiterate that the constitution of India shall remain our sole guide and companion in our never ending journey। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कांग्रेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेगी और उसको फॉलो करते हुए काम करेगी, और यही इनका सोर्स रहेगा जनमंत्रण तक। ये वाला सेक्शन जस्ट खाली तीन चीज़ों पर ये उठाता है कि किस तरह से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी योजना जो आई थी, जिसके वजह से जो रूरल एरियाज में, गांव दराज में रहने वाले वो कामकाजी लोग जो काम करने लायक हैं, उनको एक मिनिमम वेज पर, मिनिमम वेतन पर उनको काम मिलना चाहिए। ये वो गारंटी स्थापित रहे और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो, इसका वो ध्यान रखेंगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी कांग्रेस लेकर आई थी, जिसका ये मतलब रहा है कि जो इंडिया में है वो कभी भी फूड की भुखमरी की स्थिति कभी नहीं आएगी। सेम ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैशेस या टेपर टैंट्रम और डिमोनेटाइजेशन, ये तीन मिसहैप्स हुए हैं, फाइनेंशियल डिजास्टर आप बोल सकते हो इनको, जिसकी वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको काफ़ी असर पड़ा है। ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे डेटा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट का डेटा सही है या आप आप का, आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर ये असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। आप जस्ट खाली कंपेयर कर लो कोई भी चीज़ लेके। चलो मिल्क लेते हैं, दूध सभी को सब खरीदते हैं। कई लोग चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कई लोग पीते हैं। ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। आप 2014 में देखो, आपका दूध आप कितने रुपए केजी लेते थे और आप कितने रुपए केजी लेते हैं। मैं अपने इलाके का बताऊं तो 75 रुपये किलो जो भैंस का दूध है हमारे यहाँ, 75 रुपये किलो है।
अगर आप उसको किसी लोकल वाले दूध वाले से लेते हो। अगर आप अमूल वाला या डेयरी मिल्क वाला ये लेते हो तो वो लगभग 62 63 है। तो आप यही सेम रेट आप देखो कि 2014 में क्या था, आपको काफ़ी असर दिखाई पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि जो महंगाई बढ़ी है वो एक्चुअली बढ़ी भी है या नहीं बढ़ी है। या आप बोलते हो कि आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ी है लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है। उसकी वैल्यू कितनी है, क्या हम जो मनी जो दिया जा रहा है हमें, क्या क्या 10,000 जो 2014 में था उसकी वैल्यू अभी भी 10,000 है? क्या हम सेम चीज उस वाले सेम 10,000 में खरीद सकते हैं? नहीं। तो इसे कहते हैं असली कंपैरिजन। इसी से आप असली कंपैरिजन कर सकते हो। तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए। ये सेक्शन बताता है कि किस तरह से जो हमारे मेन मेन मुद्दे हैं उनको वो किस किस तरह से टैकल करेगी। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि यूथ में सबसे ज़्यादा जॉबलेसनेस है, फार्मर्स खुश नहीं है, जीएसटी या टैक्सेशन सिस्टम इतना बेकार हो गया है कि ये जो काम काज लोग हैं उनकी कमर तोड़ चुकी है। छोटे उद्योगपति वो ढंग से कारोबार नहीं कर पाते और ज़्यादातर वो बंद ही हो जाते हैं, क्योंकि उसको सस्टेन ही नहीं कर पाते। वो एनवायरनमेंट ही नहीं बचा। अब वुमेन के बारे में क्या ही बताया जाए। यहाँ तो अभी सुनने में आया था कि 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, और वहीं यूपी में 72 साल की बुढ़िया के साथ रेप हुआ। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से एनवायरनमेंट बन गया है। और तो और नए कानून के हिसाब से जो बीजेपी लेकर आई है, अगर किसी आदमी का रेप होता है तो वो रेप माना ही नहीं जाएगा। सो आप देख सकते हो कि किस तरह की सोच है उनकी। आगे देखो तो जो भी इतने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर ईडी हो या ईसी हो, ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे के सारे बिक गए हैं। इनके जो सारे के सारे नीतियां आती हैं, इनके जजमेंट आते हैं, ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे गवर्नमेंट के फेवर में है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे रही है वो अभी भी निष्पक्ष है उनका। लेकिन अगर आप देखा जाओ तो अभी ही सामने आया था, बंगाल में एक जज थे जो जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में काफी जजमेंट दिया, और वो बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है। तो इस तरह की नीतियां लानी चाहिए जिससे कोई भी अपने पद का मिसयूज ना करे, और मिसयूज करे तो उसका एक जबरदस्त कानून होना चाहिए उसको, जनता जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई इस तरह का मिसयूज ना करे पावर का। बाकी ये सारे के सारे सेक्शन जो उन्होंने बता रखा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए वेल्थ इनइक्वलिटी बढ़ी है। बाय द वे, वेल्थ इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि किस तरह से जो आप 10,000 या 20,000 कमाते थे पहले, उनका क्या स्टेटस है, कैसे क्या वैल्यू रह गई है आपकी। जैसे सेम चीज़ जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, ये देखिए यहाँ बता रहा है कि जो आपकी लाइफ 2014 में थी, क्या उससे बेहतर है? अगर बेहतर है तो क्यों, अगर बेहतर नहीं है तो क्यों? क्या अभी भी हमारी प्रेस, जो हमारी मीडिया है, वो उसी तरह से स्वतंत्र है? बाय द वे, नरेंद्र मोदी ने पूरे 10 साल में एक सिंगल फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसके पास आम का चुस्का लेने के लिए एक बॉलीवुड के स्टार के साथ है टाइम, लेकिन फ्री मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए टाइम नहीं है। वो यूट्यूबर क्रिएटर्स को अवार्ड देने के लिए उनका जाके पेट थपथपाता है, लेकिन वहीं जब कोई बंदा अनशन पे बैठा हुआ है और ऑन कैमरा गैंग रेप होता है मणिपुर में, वहां से वो एक विजिट तक तो छोड़ो, उसके पक्ष में एक शब्द नहीं बोलता। तो आप देख सकते हो कि क्या स्थिति रही है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऐसी ऐसी सोच है तो उसके अंडर काम करने वाले क्या कितने गिरे हुए होंगे। सी, मैं बायस नहीं हूँ, बीजेपी में कई अच्छे लोग भी हैं। ऑफ कोर्स अगर वो आपके एरिया से हैं तो आप डेफिनेटली उनको वोट दीजिएगा, लेकिन अगर आप देखो तो पूरा का पूरा दाल सिर्फ काली नहीं है, पूरी दाल काली है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्विटी, ये अभी भी, जब से हम आज़ाद हुए हैं, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस
प्रॉब्लम हमेशा से ही रहा है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो उस लायक नहीं होते कि उनको वो जॉब दिया जाए, लेकिन आपको अंदर की बात पता ही नहीं होती, रूट कॉज ही नहीं मालूम होता कि इनको क्यों दिया जा रहा है रिजर्वेशन। मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए और उसको हटाकर एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट पर और अगर बंदा बंदे में स्किल है उस बेसिस पर देना चाहिए, रादर देन जाति। लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है अनलेस ये कोई रेडिकल चेंजेस लेकर आए। वो पॉसिबल नहीं है। अभी भी आप गांव में जाके देखो तो वहाँ पर औरतों की खासकर इतनी बेकार हालत होती है कि आप देखते के साथ आपके आंसू निकल आए। अभी भी वो चूल्हे में अपने आप को वहाँ पर भूंक देती हैं और इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। ये तो मैं गांव की बात बता रहा हूँ। शहरों में भी अगर देखा जाए तो अगर मैं मुंबई जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, मुंबई दिल्ली बैंगलोर जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी वुमेन को आज भी एक सभ्य समाज होने के बावजूद भी, इतने टेक्नोलॉजी का एडवांस होने के बावजूद भी उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको अभी भी पैर की जूती समझा जाता है। जो इन्होंने बताया है काफ़ी सही चीज़ें बताई हैं कि कांग्रेस सोशो इकोनॉमिक सेंसस करवाएगी और उसमें हर किसी तबके के लोगों को काउंट किया जाएगा और उनके लिए अप्रोप्रिएट योजनाएं चलाएंगी और उनको कैसे पूरा किया जाएगा ये बताया गया है। इसमें एक खास चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस इज द ओनली पार्टी हु इज टॉकिंग अबाउट दीज डेवलपमेंट। मतलब कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के डेवलपमेंट मुद्दों के बारे में बात कर रही है। अगर आप इसी को कंपेयर करो बीजेपी के मैनिफेस्टो से तो आपको बड़ा अचंभा होगा कि उनका ज़्यादातर ज़्यादातर धर्म वरम कांड पर ही है। अ, इसमें एक और ध्यान देने की बात है कि आप सबको मालूम होगा कि अभी फिलहाल ही सेम सेक्स मैरिज के बारे में आया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ये सिर्फ पार्लियामेंट ही करेगी। और आपको पता ही है कि बीजेपी ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि ये लोग इक्वल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने बोला है कि अगर ये पावर में आए, बीजेपी पावर में आए, तो ये डेफिनेटली इनके लिए भी एक रिकॉग्नाइज यूनियन, सिविल यूनियन में क्या होता है कि चाहे आप आम जोड़ों की तरह शादीशुदा ना रहे, लेकिन अगर आप एक साथ रह रहे हो और रिलेशनशिप में हो तो उनको भी आपको भी सेम राइट्स दिए जाएंगे जैसा कि हेटरोसेक्सुअल कपल्स को दिए जाते हैं। इससे एक अच्छी चीज़ तो ये होगी कि जो डर है लोगों में या फिर जो कपल हैं जो रह नहीं सकते खुल के, वो एक तमीज़ वाली ज़िंदगी रह पाएंगे और उनका शोषण नहीं हो पाएगा। ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और दूसरे, अभी तक इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाए। आपको काम से कोई भी आपके बैकग्राउंड के जानने पर आपको निकाल देंगे और आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग दैट दे हैव प्रॉमिस्ड। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि इन्होंने एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम का वादा किया है उन लोगों के लिए भी जो कि इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि इन्होंने पहले राजस्थान में किया हुआ था कि जो गिग इकोनॉमी है उनको भी ये हेल्थ सर्विस देंगे। फॉर एग्जांपल जो केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक निकाला हुआ है उस तरह का ये एक नेशनल लेवल पे करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग आई थिंक द प्रॉमिस हैज डन बाय कांग्रेस। तो आगे इन्होंने बता रखा है कि इस तरह से नेशनल मेडिकल कमीशन और आशा एनजीओ किस तरह से ये इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्होंने बता रखा है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अमंग चिल्ड्रन विल बी एड्रेस्ड रैपिडली ड्यू टू द insufficiency of stand and wasting. We still expand the midday meal scheme up to class 12th। जो आपको पता है मिड डे मील सिर्फ आजकल 5 क्लास तक हुआ करता था या 5-6 क्लास तक, तो ये बोल रहे हैं कि इसको 12th तक ही कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी भी कई स्कूल्स हैं जहाँ पर वो एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा सकते।
वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो वो अफोर्डेबली के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कम से कम उनको ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का सामना ना करना पड़े बच्चे। यूथ, हम सबको पता है कि जो किसी भी देश का यूथ ही जो होती है उसकी कमर होती है। अगर वो कमाता है तो उसकी इज्जत भी होती है घर में, और वो एक सुकून भरी जिंदगी का सपना देख सकता है और उसको हासिल करके पूरा कर सकता है। लेकिन जो आजकल के हालात हैं उसमें ये बिल्कुल ही पानी में डूब रहा है। तो जो युद्ध के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया है, ये काफ़ी सही है। हाँ, काफ़ी चीज़ें मेरे को गलत लगी हैं जिसमें मैं अभी बात करूंगा, बट ज़्यादातर मेरे को 80% बहुत सही लगा है। इसको हम एक वन बाय वन बात करते हैं। पहला बोलता है, कांग्रेस गारंटी अ राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट टू प्रोवाइड अ 1 year apprenticeship with a private or a public company to every diploma holder or a college graduate below the age of 25. Apprentices will receive 1 lakh a year. The apprenticeship will impart skills, enhance employability, provide full-time job opportunity for millions of youth. तो ये बेसिकली बोल रहा है कि जो भी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रेजुएट हो या दूसरे ग्रेजुएट लोग हैं, उनको वो और जो 25 साल से नीचे हैं उनको अप्रेंटिसशिप देगा 1 साल के लिए, और उनको 1 लाख रुपए भी मिला जाएगा, दिया जाएगा फर्स्ट टाइम। और उसमें ये वादा कर रहे हैं कि उनको इस तरह के स्किल्स सिखाए जाएंगे जिससे वो वहां से निकले या तो उसी जॉब में ऑब्जर्व हो जाए या एक जॉब पाने लायक वो बन जाए। तो इसका मुझे एक सही सही अच्छा सही चीज़ तो ये लगी कि इनको एज एक तरह से इंटर्नशिप मिल जाएगा और ये पेड इंटर्नशिप होगा। तो इट्स अ बेटर देन नथिंग थिंग। इसकी बुरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि ये स्पेसिफिक नहीं है। ये स्पेसिफिक होता तो और भी सही होता है। सेकंड चीज़ बोल रहा है, सेकंड पॉइंट है, वी विल प्रोवाइड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू एजुकेट केसेस ऑफ लीकिंग क्वेश्चन पेपर फॉर जॉब एग्जामिनेशन एंड प्रोवाइड मॉनेटरी कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। अब इसमें जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पेपर लीक्स की। देखिए, पेपर लीक होना आम बात हो गई है, खासकर यूपी में आपने देखे होंगे इतने इंस्टांसेस हुए हैं कि पेपर हर बार लीक हो जाता है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब देखो, एक चपरासी का भी होता है, उसका भी जो फीस होता है वो कम से कम 1,000 रुपये का ही होता है। और उस चपरासी के पोस्ट के लिए लगभग मतलब आप देखोगे कि दबा कर लोग भरते हैं। तो अगर एक जनता भी अगर 1,000 रुपये भी उसको भरे, तो सोचो 12 लाख लोग अगर भरे तो 12 लाख इंटू 1,000 कर दो, कितना फंड आ गया उनके पास। और वो आपको बस लीक करके ये बता दिया कि भाई पेपर लीक हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हो गया, आपकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोचिए। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट है। तीसरा है, वी विल फिल द नियरली 30 लाख वैकेंसीज इन sanctional post at various level in the government. We will stipulate that vacancy in the panchayats and municipal bodies shall be filled according to a time table agreed with the state government. अभी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। सी, अगर आज आप कंपेयर करें तो गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी है, वैकेंसी की कमी नहीं है डेफिनेटली। एंड हमें गवर्नमेंट सर्वेंट की ज़रूरत भी है, क्योंकि उन्हीं के कारण ही पूरा जो गवर्नमेंट का ढांचा है वो काम कर पाता है। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखो तो कहाँ पहले 5-5 हज़ार आईएएस ऑफिसर्स के जॉब निकला करती थी, वही आप 3 डिजिट में सुकड़ के रह गई है। अब मुश्किल से 700-750 ऐसे ही रह गई है, और जिसके लिए 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं। सोचो कैसे मिलेगी वो। 12 लाख में सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा 8-10 हज़ार को ही मिल पाएगी ना वो जॉब। तो जिस हिसाब से डिमांड है उस तरह से सप्लाई नहीं है। सब जॉब की सप्लाई अवेलेबिलिटी नहीं है, सप्लाई नहीं, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। और जबकि अभी बताया गया है कि 30 लाख जॉब वैकेंसीज पड़ी पड़ी हैं, सड़ रही हैं, उनमें कोई हुई फिल ही नहीं की गई है उनको। तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। अगर वो 2 करोड़ जॉब नहीं दे सकते, कम से कम जो अवेलेबल है जॉब उनको तो फिल करे, वो भी ना किया इन्होंने। तो आप सोच सकते हो कि कितनी निकम्मी सरकार रही होगी। चौथा पॉइंट बात करता है कि कांग्रेस विल restrict the fund scheme to start up and allocate 50% of available fund and ask for the possibly equal among all the district for providing funds for youth below 40 years of age to start their own businesses and generate employment। तो ये हो सकता है अगर इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया तो ये बहुत अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि हमारे देश में आइडियाज़ की कमी नहीं है बिल्कुल भी।
हमारे देश के लोग बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। युवा बहुत ही क्रिएटिव है, नए नए सॉल्यूशंस लेकर आ रही है। हमारे सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो पूरी तरह से समर्थ हैं। एंड देयरफॉर अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें बूस्ट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, क्योंकि उनका जो एक्सपेंशन प्लान होता है वो किसी वोट पर आधारित नहीं होता, प्रॉफिट पर आधारित होता है। और सब जानते हैं कि जहाँ प्रॉफिट इन्वॉल्व है वहाँ धंधा काम करता है। और अगर धंधा चाहिए तो उसको काम करने के लिए लोग भी चाहिए होते हैं। देयरफॉर और जो स्टार्टअप्स होते हैं वो एक रेग्रेसिव क्या बोल सकते हैं कि एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है। पांचवा पॉइंट बताती है कि गवर्नमेंट विल गिव अ वन टाइम रिलीफ टू एप्लीकेंट हु वर अनेबल टू राइट द क्वालिफाइंग पब्लिक एग्जामिनेशन ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। आई थिंक ये सबसे बकवास है। जो हो चुका वो हो चुका, आप इसमें क्यों कंसंट्रेट कर रहे हो और आप अपना टैक्स पेयर्स का पैसा इसमें बर्बाद करोगे। कोई ज़रूरत नहीं है देने के लिए, जो हो गई वो हो गई। आप इंश्योर करोगे किस तरह से कि जॉब ऑलरेडी की जाए, ताकि जो लोग नहीं दे पाए थे वो किसी और एम्प्लॉयमेंट के जरिए अपना जीवन यापन कर पाए। तो आई डोंट थिंक फिफ्थ इज अ गुड पॉइंट, इट्स अ टोटली बकवास पॉइंट। सिक्स में देखते हैं, वी विल अबॉलिश एप्लीकेशन फी फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड गवर्नमेंट पोस्ट। आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड पॉइंट। अगर आप इसको फ्री कर देंगे तो कोई भी ऐरा गैरा उसमें बैठ जाएगा, चाहे वो उसमें सीरियस हो या ना हो। तो एक फ़ी ये इंश्योर करता है कि कैंडिडेट कम से कम उसको पे कर रहा है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा सीरियस होगा, इससे सीरियसनेस चली जाएगी। तो छठा भी मेरे ख्याल से बेकार है। हाँ, छठा उन लोगों के लिए फ्री कर सकते हैं जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है। बढ़ते हैं सातवें पॉइंट की तरफ। सातवां पॉइंट बताता है कि इतना जो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको वन टाइम मेजर ऑफ रिलीफ करने के लिए ये अनपेड इंटरेस्ट ऑन 15 due to widespread employment as one measure of relief, the amount due to including unpaid interest as on 15th of 2024 in respect of all student education loans will be written off and the banks will be compensated by the government. uh, I don't, ये थोड़ा ठीक भी है, थोड़ा बेकार भी है। और ठीक इस सेंस में है कि uh, वो लोग जो एक्चुअली में काफ़ी गरीब है उनको रिलीफ मिल जाएगी वन टाइम। बैड इसलिए है कि हाउ अबाउट जो बैंक पर इतना लोड आएगा उसको गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी, और वो कंपनसेशन का पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स पेयर के जेब से। तो इस सेंस में ये बेकार है। ठीक है, इसलिए मैं बोलूँगा ये आधा अच्छा भी है आधा बुरा भी है। सातवां पॉइंट। चलते हैं आठवें पॉइंट पर। ये बोलता है कांग्रेस विल प्रोवाइड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर टैलेंटेड एंड बिल्डिंग स्पोर्ट्स स्टार सन बिलो द एज ऑफ 24। बड़ा बड़ा बहुत बढ़िया है ये। अब तो अभी तो अठन्नी भी नहीं मिलती बेचारों को। बेचारे जिम में पता नहीं सत्तू खा के पता नहीं क्या करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते आगे जाकर। और कई कई तो सब्जी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं बेचारे। टैलेंटेड बॉडी बिल्डर भी एंड ऑफ द डे अपने परिवार को पालने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं किसी भी तरह के काम में करने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट। 18, सॉरी आठवां, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। मे बी थोड़ा सा एज चेंज करके कैटेगरी वाइज कर देना चाहिए ये, बट स्टिल इट्स अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशन, जो कि सबसे 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 महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपको कोई भी चोमू बना के चला जाएगा। एक चाय वाला भी आपको तेल लगा के चला जाएगा, जो कि किया ही है मोदी ने। तो ये वाला सेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये करेंगे क्या आने पर। तो ये बात करता है, पहला पॉइंट उठाते हैं, बोल रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट transform education for children between 16 to 14. We aim the right to education from class to 12th in public school compulsory and free. That's a really really good point. I have to say that जो राइट टू एजुकेशन है जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए किया गया था वो एक रेवोल्यूशनरी था। मुझे अब भी याद है, मैं अपने स्कूल में मात्र 3 रुपए दिया करता था फीस में। और प्राइवेट, ये मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा बहुत उच्च लेवल की होती है। वहाँ जो टीचर सेलेक्ट करके आते हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं।
बट उसमें थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा स्कूल है। 12th तक फ्री, आई डोंट थिंक सो इज अ गुड आइडिया, बट यस, इट शुड बी नीड बेसिस फ्री, नॉट फ्री फ्री। अगर ये बिल्कुल फ्री कर दिया जाए तो उसकी एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं होगी। रादर देन डूइंग दैट, व्हाई डोंट यू जस्ट चेंज द सिलेबस with a good content, include those syllabus which are actually important and is required by the industry। तो आपको ये ढकोसला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनीवे anyway, आप फूड प्रोवाइड कर ही रहे हो, तो ये इंश्योर करो कि जो उसमें सब्जेक्ट में पढ़ाए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर अपडेटेड हो। डोंट इंक्लूड प्रोपागेंडा काइंड ऑफ थिंग, दैट्स नो वे टू गो। Second point, what are the new education policy announced by BJP government has been opposed by educationists and several state government. Education is a curriculum subject and the rights of state to formulate an education policy must be respected. Hence, we will revisit the amend the NAP in consultation with the state government. This is actually a very good point, and I would definitely talk more about it here in a length. सो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप देखा जाए, मैं अभी आधे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, आधे प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने दोनों ही देखा है कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, किस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ, तो आई नो कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ से पढ़ने के बाद आपकी क्या हालत होती है, क्या आप इतने स्किल्ड होते हो कि एक जॉब उठा पाओ, या अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ कि आप एम्प्लॉयबल हो। तो मैं दोनों ही राय आपको बताने वाला हूँ, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते थे लेकिन वो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके मार्क्स डिसेंट थे, वो एवरेज थे, बट दे आर डूइंग वेरी वेल। आई वुड से दे आर डूइंग मोर देन वेरी वेल। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फिफ्थ टिल फिफ्थ स्टैंडर्ड। सो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले के जितने भी चौकलेबाजी स्कूल चलाया जाता है वो बंद होना चाहिए। क्रच जिसको बोलते हैं, जे के जी फे के जी, आई डोंट नो कितने सारे के जी बना रखे हैं उन लोगों ने, वो नहीं होना चाहिए। इट स्पॉइल द माइंड ऑफ अ यंग चिल्ड्रन, ऑफ यंग चिल्ड्रंस। तो आई थिंक वो स्टॉप करना चाहिए उनको। कम से कम फर्स्ट क्लास से पहले पहले जो बेसिक परवरिश होती है बच्चों को वो देना चाहिए, जो बेसिक स्किल चाहिए होते हैं वो आपको देना चाहिए। आप जापान की व्यवस्था देखो एजुकेशन की, कितना बढ़िया है। आप जाके देखो, वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, आजकल सब चीज़ अवेलेबल है। वहाँ की पॉलिसी उठाओ और इम्प्लीमेंट करो, वो बहुत अच्छा होगा। 5वीं तक जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, आई थिंक उनको इनको सॉलिड करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ धर्म 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 ये चिल्लाने पर उनको जो बेसिक स्किल्स चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि किस तरह से हर एक कोई बच्चा या बच्ची किस तरह से अपने आप को उसको संभालना चाहिए, मेंटल अलर्टनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप की जा सकती है, रीडिंग स्किल्स कैसे, काउंटिंग स्किल, मैथ स्किल, ये सब कैसे डेवलप की जाती है, सोशल स्किल कैसे डेवलप की जा सकती है। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ, बाकी वाले एरियाज में जिनको कोई अगर अच्छा है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई इनको सोशल साइंस वाले को ये पढ़ने दो, मैथ्स वाले को वही पढ़ने दो। दे शुड हैव अ फ्रीडम टू चूज व्हाट दे वांट टू लर्न इन टर्म्स ऑफ एज पर देयर इंटरेस्ट। थोपो मत उन पर, वो एक अच्छी चीज होगी। जो नेप एजुकेशन सिस्टम लेकर आई है वो 90% तक मुझे ये ढकोसला लगा, और ज़्यादातर ये प्रोपेगेंडा लगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक आजकल की उठा के देख लो और उसको कंपेयर करो 10 साल पहले की एनसीईआरटी से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मिलेनियल्स जो पढ़कर आए हैं, जो 90s में पैदा हुए थे, 80s में पैदा हुए थे, उनकी आज भी मैथ्स कैलकुलेशन चुटकियों पर कर लेते हैं, उनको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें उस वाली स्थिति को वापस लाने की ज़रूरत है। यस, टेक्नोलॉजी को इनको सिखाना चाहिए rather than banning it, or rather than censoring it. There is a no practice, there should be no practice like that. So हमारी जो, ये तो हुई छठी छठी क्लास तक की बात। अब जाते हैं हम 9th 10th 11th 12th। इनमें जो सब्जेक्ट पहले पढ़ाए जाते थे वो स्ट्रीम वाइज बांटी हुई थी, मैथ साइंस एंड आर्ट्स। बट आजकल का ज़माना उल्टा है। आजकल का ज़माना है कि जो जिसमें चाह है वहाँ राह निकाल सकते हो।
बट वो तो ऑप्शन देना ही चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कुछ और भी करना चाहता है अपने बेस पे, अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल के बेसिस पे, उसको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि उनके फंडामेंटल क्रिएट हो, बेसिक्स क्लियर हो। उनको रट्टू तोता बनाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टू तोता कहीं काम नहीं आता। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं टॉपर रहा हूँ टिल 10th, लेकिन उसके बाद जब मैं दूसरे स्कूल में गया तो मुझे पता चला कि रटने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत सफ़र करते हैं। और मैंने 11th 12th में बहुत सफ़र किया है। और 11th 12th में ही मैंने जाके जब पब्लिक स्कूल में गया, प्राइवेट स्कूल में गया, तब पता चला कि किस तरह से एक लॉजिकल माइंड को डेवलप किया जाता है, क्योंकि उनकी जो सिस्टम होता है काफ़ी अच्छा होता है उनका। और वो स्ट्रेस करते हैं कि वो रट्टे पे ना, कंसेप्ट पे ध्यान दें, कंसेप्ट पे, बेसिक फंडामेंटल पे ध्यान दें, फंडामेंटल क्रिएट करें, ताकि उनका बेस तैयार हो जाए। उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो। और सबसे बेस्ट जो इनको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो है हायर लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, मास्टर लेवल पे। जो अभी भी पढ़ाते हैं ये ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो बाबा आदम की ज़माने की हो चुकी हैं, और वो किसी भी आपके लिए वो रिलेवेंट है ही नहीं। अब आज की दुनिया में एआई हो और आप पढ़ा रहे हो एनालॉग, कैसे सीखोगे? कैसे आप compete करोगे कोरिया, चाइना या यूएस से? हड़प्पा संस्कृति में अभी भी जी रहे हो तो कैसे आप नई नई तकनीकों का अपनाओगे? तो इट्स बेटर कि आप वो करिकुलम पढ़ाओ जो चलन में है, जिसका कुछ उपयोग किया जा सकता है, जिसके बेसिस पे जॉब दिया जा सकता है। फंडामेंटल क्लियर करना में कोशिश करो, आलतू फालतू के सब्जेक्ट को हटाओ, वो सिर्फ किसी काम के नहीं होते। तीसरा है, बहुत ही पेरेंट्स के लिए बहुत ही डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है ये, कि जो इतनी बड़ी बड़ी फीस, इतनी ज़्यादा ज़्यादा फीस किसी भी आना फलाना चीज़ के ऊपर जो स्कूल लेते हैं पब्लिक में इंडिया में, वो कितना गलत है। तो इस चीज़ को काफ़ी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। चौथा है, फॉर ग्रेटर इक्वलिटी फॉर्बिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द स्कूल फीस चार्ज बाय प्राइवेट स्कूल, वी विल encourage state government to establish free regulation committee. The quality of teaching is the most important determination of educational outcome. Congress will work with states to ensure that every class and every subject has a dedicated teacher. Each class must have a dedicated classroom. ये अच्छी पॉइंट्स है, लगभग ये चार पाँच छः। फाउंडेशनल लर्निंग, एम्फेसिस लिटरेसी, न्यूमरेसी, फंडामेंटल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं और ये डेफिनेटली हमारे सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। खासकर ये 7th वाला जो बोल रहा है कि स्कूल कॉलेज syllabuses will be emphasis on the study of STEM subject in order to develop a scientific temper. डेफिनेटली हमारे देश में इसकी काफ़ी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बाकी जो है वो नॉन टेक एरिया इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों का एक समन्वय होना बहुत ही ज़रूरी है। वी विल, तो आई थिंक ये पूरा सेक्शन काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी इनकरेजिंग है। खासकर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सब अच्छी स्कीम्स आई हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का काफ़ी भला हुआ है। ये सारा सेक्शन एजुकेशन पे है, आपको ये डिटेल में पढ़ना चाहिए। बट एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो हमारे में मेडिकल एजुकेशन है उसको बहुत रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो डेफिनेटली काफ़ी गलत हो रहा है। और इसको रेगुलेट करने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को उपाय करना चाहिए। स्पोर्ट्स, खैर इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप करना चाहो तो इसको पढ़ लेना। ये बस बता रहे हैं कि किस तरह से ये नेशनल अकेडमीज बनाएंगे, 10,000 रुपये देंगे, किस तरह से हमारे जो स्टॉप स्पॉट हीरोज़ हैं उनको लाइमलाइट में लेकर आएंगे, किस तरह से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको वो हेल्प करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वुमेन के बारे में फिर उन्होंने बता रखा है कि क्या क्या काम करेंगे उनके लिए। और यहाँ पर ये कुछ आदिवासी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये फार्मर के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या इनकी योजना है फार्मर्स के ज़रिए, फार्मर को की लाइफ को और बेटर करने के लिए। आप पढ़ सकते हो ये नक्शल में। आई थिंक ये सारे के सारे पॉइंट्स काफ़ी ठीक है। फिशर एंड फिशिंग कम्युनिटी,
तो ये भी एक्चुअली फार्मर्स में ही आते हैं, लेकिन इनका अलग से सेक्शन इसलिए दिया गया होगा क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है थोड़ी सी फार्मर से डिफरेंट है और काफ़ी सीजनल होती है, तो ये काफ़ी वनरेबल होते हैं। वर्कर गिग्स, ये उन सबको पढ़ना चाहिए जो डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं या उसी तरह के रोल में हैं, या जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली बहुत यूज़फुल होने वाला है। The Congress granted a national minimum wage of 4,000 per rupee. I think this is a good choice. हालांकि ये जो 400 लिखा गया है, इसको उनको रिवाइज करना चाहिए। 400 में कुछ नहीं होता आजकल। Defending the constitution, this is the one of the most important section, guys. We should go through each and every point. मैं ऑलरेडी इसको जा पढ़ चुका हूँ और मुझे काफ़ी एनकरेजिंग लग रहा है ये। ईवीएम हो, ईवीएम भी जैसे उन्होंने बोल रखा है कि वीवीपैट, आपने सुने होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से कमेंट कर दिया, नोटिस भेज के ये बता लिया कि वीवीपैट आप ट्रेल करके बताओगे हर एक का, और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे अनलेस एंड आस्क्ड। तो ये काफ़ी गंभीर है और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। हाँ, ये तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि ये रिवर्स करेंगे जितने भी कानून बीजेपी लेकर आई थी, बट यस अगर होता है तो काफ़ी चीज़ें सही होगी, क्योंकि बीजेपी जितने भी कानून लेकर आई है उनमें से कई अच्छे भी हैं, बट ज़्यादातर उनके 90% बेकार ही हैं। तो या, आई एम एंटी बीजेपी, यू कैन से दैट, बट आई डोंट गो विद द पार्टी, आई रादर गो विद द people. For example, Nitin Gadkari ji is doing good work. I think I'm a fan of him. I really like him, and he's a good person. Same goes for Mahesh Giri. He's an MP in Delhi, and I think he's also doing good work. I don't find him anywhere in controversy. Or you may say Rajnath, our home minister. I don't know, he's home minister or something. I guess so. But I think he's also one of the good BJP leader. So it's not about which party do you support. Try to select the one who's less corrupt, less damaged, and who could do something good for you before dividing yourself to BJP versus Congress. Then media, जो आज की मीडिया है तो वो गोदी मीडिया ऑलरेडी बन चुकी है, ये आपको ऑलरेडी पता है, और फिर भी नहीं पता है तो जाके ध्रुव राठी का चैनल देख लो भाई, वो उसके ऊपर चिल्लाता रहता है बार बार। तो आपको पता चल ही जाएगा कि हमारी मीडिया क्या काम करती है, और बिकी हुई है एक तरह से, आप बोल सकते हो कि दाम दो काम लो। प्रोपेगेंडा तो कर ही सकते हो, और फ्री फंड में कंगना रनौत तो वैसे ही करती रहती है, बीजेपी को, बीजेपी के सारे को उसने अपना बाप बना रखा है। तो इस पे तो मैं ज़्यादा बोलूँगा ही नहीं, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोलूँगा कि 7वां पॉइंट आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें वो ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आ रहे हैं, और अगर ये लागू हो गया तो जनाब जो आप ये अभी पढ़ रहे हैं ये भी नहीं कर पाएंगे, आपका यूट्यूब चैनल भी सेंसर हो जाएगा, आप एक तरह से नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया जैसी कंट्री बनकर रह जाएंगे, जहाँ पर आपके ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी तो होती है, लेकिन पार्टी चुनने के लिए कुछ लोग ही नहीं होते, फंस के रह जाओगे। फाइनली जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट is doing a basic work nowadays. Not that सुप्रीम कोर्ट सब बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है, पहले मेरे को भी लगता था कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है, बट ध्यान से अगर आप उनके जजमेंट देखोगे तो वो निष्पक्ष रहा है, सोर्स के आधार पर रहा है, डेटा के आधार पर रहा है, रियलिटी के आधार पर रहा है, और इट्स मोस्टली फॉर द गुड ऑफ पीपल। सो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज रियली डूइंग ग्रेट जॉब। लेकिन जो बीजेपी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चुनने की जो लेकर आई है वो बहुत ही बेकार है इनका सिस्टम। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए। एंटी करप्शन लॉ, इलेक्टोरल बॉन्ड तो आपको पता ही है क्या क्या कर लिया। आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, these are some additional things they have promised, what they will be doing for the communities of different types. Set
दीज आर फॉर कॉर्पोरेट वर्क, डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। वेल्थ, हेल्थ, वेलफेयर स्कीम्स, अनएम्प्लॉयमेंट मीटिंग द क्राई फॉर जॉब, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन ये टैक्सेशन सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये पढ़ लेना, क्योंकि इसमें वो बता रखे हैं कि किस तरह से आपको ठोका जाता है टैक्स के नाम पे, जो बीजेपी अभी कर रही है। तो डेफिनेटली ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़ना चाहिए ये। इंडस्ट्री तो उतनी आम लोगों के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, इन द सेंस दैट दे नीड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड डिग्री टू अंडरस्टैंड दीज ट्रेंड्स। बट यस, एक ग्लांस में आपको पता चल सकता है कि किस में ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी, और उसी तरह से आप अपना रुख तय कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई रोड वगैरह तो हमेशा चाहिए ही होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है कि वैसे आजकल तो अभी भी टॉयलेट तक नहीं है कईयों घरों में। आप विश्वास करोगे कि जो स्वच्छ भारत अभियान था बीजेपी का, वो कभी स्वच्छ हुआ ही नहीं। फेडरलिज्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत उतना नहीं है। इम्पोर्टेंट है यार, फेडरलिज्म इम्पोर्टेंट है। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब, इसी की वजह से पूरी इंडिया काम करती है, सपोर्ट की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली वो हमारा दिल, प्यार सब कुछ डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनके पेड़ों के ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं भाई साहब। नेशनल सिक्योरिटी मोदी तो बेच चुका है ये, खैर। एंड ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हाँ, ही स्टिल लुक्स द सेम, पुरानी फोटो है मेरे ख्याल से। एनवायरनमेंट, ये ज़्यादातर पेजेस खाली वो है। ये हमारी इटालियन लेडी नाउटन भारती, और ये हमारे भाई साहब, होपफुली ये प्रधानमंत्री बन जाए, कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य फिर से मिलेगा, वरना चोमू मोदी को सुन सुन के तो मैं पक चुका हूँ ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। एंड अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो इसको अच्छी तरह से पढ़ो, फिर डिसाइड करो कि आपको किसको वोट देना चाहिए। ओके, सो जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिया, बी हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू।